उज्जैन में एक 12 साल की लड़की सड़कों पर दौड़े जा रही थी। शरीर पर आधे से ज्यादा कपड़े भी नहीं थे। शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वो लड़की लगातार चले जा रही थी बिना रुके। उसे लग रहा था पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है, पीछे कोई दौड़ रहा है। और वो लड़की करीब 8 किलोमीटर तक इसी तरह से दौड़ती रही, इसी तरह से बदहवासी में सड़कों पर चलती रही। लेकिन यकीन मानिए, उस 8 किलोमीटर के भीतर किसी व्यक्ति ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसके शरीर पर आधे से ज्यादा कपड़े नहीं थे, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं की। उस दौरान 8 किलोमीटर के रास्ते में हजारों लोगों ने उसको देखा होगा, लेकिन कोई आगे बढ़कर आगे नहीं आया कि उस लड़की के शरीर पर इतने कम कपड़े हैं, फटे हुए कपड़े हैं, शरीर से खून बह रहा है, उसकी मदद कर दें। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। और आखिरकार वो एक आश्रम में पहुंची, जहां पर उस व्यक्ति ने, जो आश्रम में मौजूद था, उस लड़की को कुछ कपड़े दिए, कुछ खाने को दिया। लेकिन वो लड़की वहां पर बोल नहीं पा रही थी। उसके साथ क्या कुछ हुआ था उसे बयां नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद में एक वीडियो वायरल हुआ, और उस वीडियो को जिसने भी देखा सिहर उठा। पुलिस तक उस वीडियो को देखकर उनकी रूह कांप गई थी। कुछ ऐसा ही वीडियो उज्जैन से निकलकर कुछ दिनों पहले ही सामने आया था, और उसके बाद में पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। लेकिन उस मामले ने समाज का एक ऐसा पक्ष सामने लाके खड़ा कर दिया जो बताता है कि हम कितने बुज़दिल हैं, हम कितने कायर हैं, हम कितने बेरहम हैं। ये सुनकर आपको बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे समाज की एक स्थिति को सामने लाकर खड़ा करता है। आज कुछ ऐसी ही क्राइम की कहानी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। उज्जैन, जहां पर 25 सितंबर का वो दिन था, 25 सितंबर की वो सुबह थी, करीब सुबह 9:30 बजे थे। गुरुकुल एक आश्रम है उज्जैन में, वहां से राहुल शर्मा नाम के एक पंडित थे जिन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन करके उन्होंने कहा कि आप सीधे आश्रम आ जाइए। पुलिस पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या हुआ, क्या घटना हो गई, लेकिन उस पंडित ने कहा कि आप सीधा, बिना वेस्ट समय किए, आप सीधे आश्रम पहुंच जाइए। पुलिस वहां से रवाना हुई थाने से और आश्रम पहुंची। आश्रम पहुंची तो सामने देखा एक लड़की बैठी हुई है जो कि बोल नहीं पा रही। फिर जब पंडित से पूछताछ की गई, जो कि 21 साल के राहुल शर्मा थे, तो वो पुलिस को बताते हैं कि एक लड़की थी जो कि आश्रम की तरफ दौड़ी आ रही थी। लगभग 9:30 बजे का सुबह का समय था। शरीर पर सिर्फ ऊपर कपड़े थे, बाकी कपड़े नहीं थे। वो अपने शरीर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके शरीर से ब्लड निकल रहा था, खून बह रहा था, जो कि पैरों से नीचे तक आ रहा था। उसको उसने देखा तो पंडित से देखा नहीं गया, सीधा वो आगे बढ़ा, और जो पुजारी अंगवस्त्र पहनते हैं, जिस तरह के आधे कपड़े वो पहने रहते हैं, सीधा उसने, पुजारी ने अपना अंगवस्त्र निकाला और उस लड़की के शरीर को ढक दिया था, और उसको अपने साथ अंदर आश्रम में लेकर गया। और वहां ले जाकर के फिर उससे बात करने की कोशिश की, उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या उसके साथ हुआ है। लेकिन वो लड़की कुछ बता नहीं पा रही थी, लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी। 12 साल की ये लड़की थी। हालांकि जब FIR इसमें की गई तो बताया गया 15 साल की उम्र है, लेकिन जो भी है 12 से 15 साल के बीच की ये लड़की थी, जो कि आश्रम पहुंची थी उस बुरी हालत में जिसे शायद कोई देख भी नहीं पाए। पंडित ने जैसे ही बताना शुरू किया, पुलिस ने वो सारी चीजें अपने रिकॉर्ड में लेना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया था, और उस मामले की तहकीकात पुलिस ने वहीं से शुरू कर दी। पुलिस उस लड़की के पास गई, पुलिस ने भी उस लड़की से पूछा तो लड़की सिर्फ एक ही बात कह रही थी। अपने माँ का नाम वो बार बार में लिया जा रही थी, कह रही थी कि मम्मी के साथ वो थी, फिर उसके बाद उसके साथ कुछ हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से बता नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। पुलिस लगातार ये जानने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के सामने एक पहेली बन गई कि एक लड़की जो कि स्कूल के, जो उसके आधे से कम कपड़े थे, वो स्कूल के कुछ कपड़े थे, कि आखिर ये लड़की है कौन जो कि इस तरह के स्कूल के कपड़ों में है, लेकिन कुछ भी बता नहीं पा रही है। जिस तरह से उसके शरीर से
खून बह रहा था, देखकर साफ पुलिस को पता लग रहा था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, इस लड़की के साथ में रेप हुआ है। लेकिन किसने किया, ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि वो लड़की इस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी, इतनी ज्यादा सहमी हुई थी लड़की, कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद पुलिस ने एक महिला काउंसलर को वहां पर बुलाया, कि एनजीओ की मदद ली। महिला काउंसलर वहां पर उस लड़की को वहां से ले जाया गया। उसके बाद में अस्पताल ले जाकर के वहां भर्ती करवाया गया, अस्पताल में उसका उपचार करवाया गया। और उसके बाद महिला काउंसलर को जब बुलाया गया तो महिला काउंसलर ने उससे पूछताछ करना शुरू किया। सबसे पहले प्यार से उस लड़की से बातें की, उसको कॉन्फिडेंस में लेना शुरू किया कि कहीं ना कहीं ये डरी हुई जो लड़की है, सहमी हुई कुछ लड़की है, वो अपने बारे में कुछ बता सके। और उसके बाद में कोशिश महिला काउंसलर ने की, लेकिन लड़की इतना ही बता पा रही थी कि वो बस स्टैंड से निकली थी और वहां से ऑटो में बैठी थी, और फिर उसके बाद में उसके साथ क्या कुछ हुआ इस बारे में वो कुछ भी नहीं बता रही थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू की, यानी कि पुलिस को आखिरी जो उसका पता लगा था लड़की का, कि आश्रम पहुंची है, आश्रम से पहले लड़की के साथ क्या हुआ, पुलिस के पास कुछ भी उसके बारे में सुराग नहीं था, कुछ भी उस तरह के प्रूफ मौजूद नहीं थे। तो पुलिस ने आश्रम से शुरुआत की कि इसकी रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। 9:30 बजे लड़की जब आश्रम पहुंची थी 25 सितंबर के दिन, तो वहां से फिर पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए उल्टी दिशा में, यानी कि 9:30 बजे से लेके उससे पहले 8:30 बजे, 7:30 बजे क्या क्या हुआ होगा। क्योंकि बस स्टैंड से वो लड़की निकली थी और वहां से आश्रम करीब 8 किलोमीटर का जो रास्ता था उसने पैदल चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए तय किया था। उस दौरान रास्ते में टोल नाका भी आया था, कई और इस तरह की इमारतें थी जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और वहां से वो लड़की निकलती हुई जा रही थी। काफी लोग थे रास्ते में जो उसे देख रहे थे, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। एक बुजुर्ग महिला भी रास्ते में उसे मिली थी, जिसने उसे पूछा था कि बेटी क्या हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन वो कह रही थी कोई उसका पीछा कर रहा है, और वहां से वो दौड़े जा रही थी। तो उस बुजुर्ग महिला के अलावा तो किसी ने उसके साथ बातचीत भी नहीं की थी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हमारा समाज और हम इतने कायर हो चुके हैं, इतने मजबूर हो चुके हैं कि एक ऐसी बेसहारा लड़की जो कि जिससे खून बह रहा हो, जिसने कपड़े उसके फटे हुए हो, आधे से ज्यादा कपड़े नहीं पहन रखे हो, उसकी भी हम मदद नहीं कर पा रहे थे। और 8 किलोमीटर का उज्जैन शहर के अंदर उसने रास्ता तय किया, लेकिन कोई सामने आकर खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद में जब रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो कई सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि वो लड़की कुछ ऑटो के अंदर बैठी थी, एक ऑटो से बदला दूसरे ऑटो में बैठी, दूसरे से तीसरे ऑटो में बैठी। इस तरह से सीसीटीवी फुटेज में ये नजर आया कि अलग अलग लगभग 5 ऑटो चालकों के साथ में वो लड़की दिखाई दी थी। उसके बाद में पुलिस ने अलग अलग टीमों का वहां पर गठन किया, अलग अलग टीमें बनाई और खोजबीन शुरू कर दी, उन ऑटो चालकों की तलाश शुरू कर दी जो कि उसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए थे। उसके बाद में पुलिस ने एक ऑटो चालक को पकड़ा, राकेश उसका नाम था। उसको ऑटो चालक को थाने पर लेकर आए, उससे पूछताछ शुरू की तो समझ में आया कि 3 और व्यक्ति थे, ऑटो चालक थे इस तरह के, जिनसे भी वो मिली थी। पुलिस ने जब ऑटो चालक से पूछताछ शुरू की तो पहला शक पुलिस को ऑटो चालक पर ही था कि शायद ऑटो में बैठी थी तो वहीं उसके साथ कुछ दरिंदगी हुई हो। लेकिन ऑटो चालक से जब पूछताछ शुरू हुई तो उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऑटो चालक ने पुलिस को यह कहा कि वो लड़की उसके पास आई थी, ऑटो में बैठी थी, लेकिन उस समय उसने देखा कि उसके शरीर से खून बह रहा है तो उसने उसकी मदद करने के लिए उस लड़की को ऑटो में बैठाया था और फिर आगे छोड़ दिया था। लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऑटो चालक अगर लड़की को इस हालत में उसने देखा था तो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। दूसरा, वो ऑटो चालक उसको अस्पताल भी लेकर जा सकता था, लेकिन वो ऑटो चालक उसे अस्पताल नहीं लेकर गया। और उसके बाद फिर वो लड़की भाग क्यों रही थी सड़कों पर इस तरह से बदहवास हालत में, वो भागे क्यों जा रही थी, आखिर वो ऑटो से बाद में क्यों उतर गई और उसको आश्रम तक वो पहुंची, 8 किलोमीटर तक भागने के बाद में, तब जाकर के उसकी मदद हो सकी, ऐसा क्यों हुआ था। पुलिस को इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्कूल के कुछ कपड़े उसने पहन रखे थे, जो टॉप था उसका स्कूल का, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि किसी स्कूल की लड़की है। तो आखिर उज्जैन में किसी तरह की इस तरह की कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं थी, कोई लापता लड़की नहीं हुई थी जो स्कूल से हो। तो पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन, कहां से आई है। वो खुद इस बारे में नहीं बता पा रही कि वो कहां से आई है। तो आखिर पुलिस किस तरह से अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाए।
पुलिस ने उस लड़की की फोटो अलग अलग थानों में भिजवाई, अलग अलग जिलों में भी भिजवाई, जहां से पूछताछ शुरू की। तो पता चला कि सतना जेतपुर एक जगह है, वहां पर एक दिन पहले यानी 24 सितंबर को एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई है, एक लापता होने की गुमशुदगी दर्ज हुई है। पुलिस को लगा कि शायद ये लड़की वो हो सकती है, तो वहां पर संपर्क किया गया उस थाने से जेतपुर में। तो पता लगा कि लड़की के दादा हैं, उन्होंने गुमशुदगी, उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दादा से पुलिस ने फोन किया, उनसे बातचीत की, उनको फोटो भेजी, तो उन्होंने भी उसके बाद में इस बात की हामी भर दी कि हाँ, ये जो लड़की फोटो भेजी गई है ये उन्हीं की पोती है। यानी कि ये वही लड़की थी उज्जैन में जो कि सतना के जेतपुर से एक दिन पहले 24 सितंबर को लापता हो गई थी। अब सवाल ये था कि ये सतना से लापता हुई तो आखिर ये उज्जैन कैसे पहुंच गई, और उज्जैन अगर ये पहुंच गई तो इसके साथ ऐसा क्या कुछ हो गया कि इसको इस तरह से सड़कों पर भागना पड़ा, जिसको कि शायद एक आम इंसान देख भी नहीं सकता उसकी हालत को। कुछ इस तरह की हालत उसकी उज्जैन में आखिर किस तरह से हो गई थी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की, जो ऑटो चालक थे उनसे पूछताछ को लेकर आगे बढ़ाया गया, तो कुछ और ऑटो चालकों का नाम आया। इस तरह से पुलिस ने 4 ऑटो चालकों को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस को यह लगने लगा कि अब शायद ऑटो चालक ही हैं जो कि इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इस बारे में उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने यही सिर्फ बताया कि वो इस मामले में निर्दोष हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने उसको, लड़की को बैठाया जरूर था। पुलिस ने उनके ऑटो की जांच की तो उसमें भी कुछ खून के धब्बे ऑटो में दिखाई दिए थे, कुछ ब्लड के जो पार्टिकल्स थे वो ऑटो में जगह जगह लगे हुए थे, वो सामने दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद में एफएसएल की टीम को बुलाया गया, फोरेंसिक की टीम वहां पर आई, उन्होंने वो सारी चीजें साक्ष्य के लिए जमा कर ली। पुलिस जब आश्रम में जो पुजारी है उससे फिर आगे वापस उनसे पूछताछ की तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो उस लड़की की पहली हालत थी, जो शुरुआत में उन्होंने देखा था, वो अपने आश्रम से बाहर निकल रहे थे तो देखा कि एक सामने से लड़की भागती हुई आ रही है, जो कि कुछ इस हालत में थी कि उनसे देखा भी नहीं जा रहा था। उसके अलावा वो पुजारी भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि मैंने आश्रम में मैं उसको लेकर गया और उसको वहां पर खाना खिलाया, बात करने की कोशिश की तो उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। यही चीज पुलिस ने भी अपनी जांच में की, तहकीकात में की, उस लड़की से पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। उसके बाद में महिला काउंसलर को बुलाया गया, उससे भी पूछताछ में कुछ खास नहीं निकल पाया कि इस जांच को आगे बढ़ाया जा सके। और उसके बाद में जो सतना से जेतपुर से जो पुलिस है वहां की टीमें भी उज्जैन पहुंच गई। इस गुमशुदगी की जो रिपोर्ट वहां पर दर्ज हुई थी उसी को जांच को लेकर के, और उज्जैन आकर के पुलिस से संपर्क किया। और यहां पर जब दोनों थानों की पुलिस, दोनों जिलों की पुलिसों ने जब आपस में बातचीत की तो भी कुछ इस तरह का सामने अब तक नहीं निकल पाया कि आखिर वो लड़की वहां से यहां कैसे पहुंची थी। लेकिन इस जांच को जब आगे बढ़ाया तो सीसीटीवी में ये जरूर दिखाई दिया कि वो लड़की ट्रेन से यहां पर उज्जैन पहुंची थी। लगभग सुबह 3:30 बजे का समय था जब वो ट्रेन से नीचे उतरी थी, और वहां से फिर बस स्टैंड होते हुए उसने ऑटो वहां से लिया था, और वो लगातार ऑटो बदलते जा रही थी। 4 से 5 ऑटो उसने रास्ते में बदले, और उसके बाद में कुछ उसके साथ इस तरह का हुआ था कि उसको इस तरह से सड़कों पर भागना पड़ा था। और उसके बाद में कुछ वीडियो भी वहां पर कुछ लोगों ने बनाए थे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया। हालांकि ये जांच का विषय है कि उसके साथ क्या हुआ, किसने किया। उम्मीद है कि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर लेगी, क्योंकि अभी 3 दिन पहले का ही ये पूरा मामला है। तो इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है, खोजबीन जारी है। जो भी इसमें आरोपी होंगे, कुछ 4 लोग हिरासत में पुलिस की ओर से ले लिए गए हैं। बाकी इसमें कौन शामिल हो सकता है, ऑटो चालक इसके अंदर शामिल है या नहीं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो अभी भी अगर खुलेआम घूम रहा है तो वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी गिरफ्तारी यहां पर जरूरी है, उसको लेकर भी पुलिस की टीमें काम कर रही है। तो वो पुलिस का एंगल है कि पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार करेगी, कोर्ट ले जाएगी, लेकिन सजा भी मिलेगी आने वाले समय में। लेकिन जरूरत है, बात है हमारे समाज की कि 8 किलोमीटर का वो रास्ता था, 8 किलोमीटर वो लड़की पैदल सड़कों पर घूमती रही, बिना कपड़ों के, अर्धनग्न स्थिति हम कह सकते हैं कि उस तरीके से वो लड़की वहां सड़कों पर दौड़ रही थी, भाग रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन कुछ लोगों ने वीडियो बनाए, लेकिन किसी ने आगे आकर के मदद नहीं की। अगर उसकी मदद पहले ही कर दी जाती, शुरुआत में ही अगर कोई आगे आकर उसकी मदद करता तो तत्काल पुलिस तक वो बात पहुंचती, और जल्दी अगर पुलिस तक पहुंचती वो बात, क्योंकि 8 किलोमीटर अगर पैदल कोई सफर कर रहा है तो काफी समय उसमें लग जाता है। आप मान लीजिए कि कितने घंटे उसमें लग गए होंगे।
इतने ही घंटे पहले अगर पुलिस की जांच शुरू होती तो शायद आरोपी तत्काल पकड़े भी जाते, क्योंकि एक समय की लिमिट होती है कि तब तक आरोपी फरार हो जाते हैं, किसी तरह की प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन जल्दी अगर ये मामला सामने आता, तत्काल अगर ये मामला सामने आता, तो हो सकता है कि वो आरोपी अब तक पुलिस के कब्जे में भी होते। साथ ही उस लड़की की पीड़ा भी कुछ हद तक कम की जा सकती थी, क्योंकि इतना लंबा सफर उसने उस हालत में तय किया। किस मानसिक स्थिति से वो इतने घंटों गुजरी होगी, यही वजह है कि वो लड़की अभी भी ढंग से बोल नहीं पा रही, बात नहीं कर पा रही, किसी को कुछ बता नहीं पा रही कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। वो वजह यही थी कि वो लड़की इतने घंटों तक उस मानसिक अवसाद की स्थिति से गुजरती रही थी। ये अगर पहले किसी ने मदद कर दी होती, कोई व्यक्ति अगर आगे आया होता, तो शायद उसकी मानसिक उस अवसाद को, उसकी परेशानी को कुछ कम किया जा सकता था और शायद आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन फिर भी आश्रम में पहुंचकर वो व्यक्ति था राहुल शर्मा, जिन्होंने इसकी मदद की। और कहा जा सकता है वो एक मदद वहां पर जरूर हुई जिसकी वजह से हो सकता है उस लड़की की जान भी बच गई हो, वरना अगर और कुछ घंटे निकल जाते तो ना जाने उस लड़की के साथ क्या हो सकता था। तो आज की कहानी सिर्फ इसीलिए थी कि समाज को उसकी असलियत पता लग सके कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं इस समाज में। एक सभ्य समाज होने की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे ही समाज में कितने लोग हैं जो कि उस समय उस लड़की को देखते रहे थे लेकिन मदद नहीं कर पाए थे। शायद भविष्य में अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो उम्मीद है कि हमारा समाज फिर से इस तरह की चीज को नहीं दोहराएगा। उसकी मदद करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है, सिर्फ यही घटना नहीं, किसी के साथ भी कोई परेशानी आती है तो आगे बढ़कर उस व्यक्ति की मदद कर सकेगा। भले ही वो किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की बात हो, किसी दुर्घटना की बात हो, या किसी तरह के और किसी तरह के अपराध की बात हो, वहां पर अगर आगे आकर जल्द से जल्द अगर किसी की मदद की जाए तो हो सकता है कि उन लोगों की जान भी बचाई जा सके। तो फिलहाल के लिए आज की कहानी में बस इतना ही। किसी और अपराध की कहानी के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।